Yes, how are you, sir? Well, एकदम fine. Thank you for coming for short notice. Yeah, my pleasure. Okay, so I think we all the guests are with us, all the speakers are with us now. So मैं आज का कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ. So firstly मैं अपने आप को introduce करता हूँ. My name is Chintan Pandya and one of the directors with Glambox India who organizes events and exhibitions for the jewelry industry. And we are the official event partner with India Bullion Jewelers Association. Proudly, I would like to say that. And so today's program is a very interesting and the most requisite program आज का होने वाला है. काफी लोगों के हम बहुत सारे WhatsApp ग्रुप्स में हम देखते आ रहे हैं कि about we are hearing about TCS, what is TCS, how it is going to work, what are the calculations. So बहुत लोगों के queries, बहुत सारे लोगों के questions हैं. So I think this is a very important program for people to view and understand. So very quickly, I would like to introduce today's speakers. We have with us Shri Prithviraj Kothari ji, who is the National President for India Bullion Jewelers Association. I'm sure he doesn't require any introduction, but still. And we have Shri Anant Padmanabhan ji, who is the Chairman for Gem and Jewelry Council, All India Gem and Jewelry Council. Again, it doesn't require any introduction. And we have with us two chartered accountants, Mr. Hiralal Bafna ji, who is a chartered accountant, and Mr. Bhargav Vaidya, who is also the chartered accountant, and who are going to put जो आज ये प्रोग्राम के अंदर काफी रोशनी डालेंगे TCS को लेकर. एंड जो आज के प्रोग्राम में जो कृष्णा रहेंगे, जो इस पूरे प्रोग्राम का सारथी जो रहेंगे, who is none other than Shri Surendra Mehta ji, who is the National Secretary for India Bullion Jewelers Association, who himself is also a chartered accountant. So I'm sure it will be a fantastic program for everybody to view and understand. So मैं request करूँगा मेहता जी से, सुरेंद्र मेहता जी से, to please take over the program in your hand, please. सबसे पहले तो कोठारी जी का, आनंद पद्मनाभन जी का, भार्गव वैद्य जी का और हीरालाल बाफना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे सब लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया. आज सुबह ही ये हमने नक्की किया कि प्रोग्राम करेंगे. हम लोग एक दो दिन से आगे पीछे करने की सोच रहे थे, लेकिन फाइनली क्योंकि अभी एक ही हफ्ता बचा है TCS के एप्लीकेबिलिटी में, तो हमने कहा ये प्रोग्राम आज ही हमको करना चाहिए. मैं सबसे पहले कोठारी जी से कहूँगा कि कोठारी जी जो भी TCS के संदर्भ में जो भी अपने कंसर्न है वो कंसर्न अपने बताएं, और हमने अभी तक क्या क्या प्रोग्रेस किया मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. TCS में हमने प्रोग्रेस इतना किया है कि सबसे पहले हम मार्च के महीने में जब ये बजट आया था तो हम फाइनेंस मिनिस्टर से जाके मिले थे, और मिलने के बाद में उन्होंने हमको ये कहा था कि इसको हम एक्सटेंड करेंगे. तो ये एक्सटेंड होके अक्टूबर तक तो एक्सटेंड हो ही गया, लेकिन अभी कोई अक्टूबर तो आने वाला है, अभी तक कोई एक्सटेंशन हुआ नहीं. बाद में हमने बहुत सारे लेटर लिखे हैं मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को. हमने एक ट्वीट करके भी मल्टीपल टाइम ट्वीट्स किया है, और आज ही हमको उस ट्वीट का एक जवाब इनकम टैक्स से आया है कि हम लोग आपका जो भी कंसर्न है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने हमने पुटअप किया है. ये जवाब आज ही आया और मैंने ये जवाब पोस्ट भी किया है कई ग्रुप में. तो ये इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है. मैं कोठारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में जो भी कंसर्न है या जो भी चीजें हैं वो जरा उसको एक्सप्लेन. कोठारी जी, ओवर टू. थैंक यू. सभी को नमस्ते, सादर जय जिनेंद्र. थैंक यू आनंद पद्मनाभन जी, थैंक यू भार्गव भाई, थैंक यू बाफना जी, एंड थैंक यू चिंतन. तो सबसे पहले जो अब काफ़ी टाइम से अपन देख रहे थे कि TCS की भी डेट एक्सटेंड कर लेंगे. आवाज़ आ रही है बराबर? आ रही है कि डेट एक्सटेंड करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं की है, और अभी 1 अक्टूबर से जो TCS लागू होने वाला है, जो अपने परचेज एंड सेल के ऊपर 0.075 वो अपने को पेड करना पड़ेगा, प्लस उसका जैसे TDS अपन जैसे काटते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ TDS जैसे ही है, वैसा सेम है TCS है उसका. फिर उसको सर्टिफिकेट्स दो, इट्स अ लेंथी प्रोसेस हो गया. अगर कोई नहीं भरे तो फिर अपने ऊपर टेंशन है. तो इस तरह से काफ़ी
काफ़ी मार्केट के अंदर लोग पैनिक हो गए थे और काफ़ी व्हाट्सएप आ रहे थे कि इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तब हम लोगों ने कल फ्राइडे को सैटरडे को डिसाइड किया कि एक वेबिनार रख लेते हैं और इसमें जीजेसी के चेयरमैन को भी बुलाते हैं, क्योंकि सब साथ में मिलकर अगर प्रेजेंटेशन देते हैं गवर्नमेंट को तो उसका कुछ एक वजूद रहेगा। नहीं तो एक एसोसिएशन अलग चलेगा, दूसरा अलग चलेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत दिक्कत आने वाली है। मतलब जिस तरह अपन जीएसटी का एक रिटर्न फाइल करते हैं, इस तरह टीसीएस का भी अपने को सर्टिफिकेट देना है, सर्टिफिकेट लेना है। और आप सबसे बड़ी, मैं इसके अंदर हम लोग ने बैठ के कल डिस्कस किया कि भार्गव भाई अगर मैं गलत है तो मेरे को बताना आप, कि अपना पूरा धीरे धीरे अपना जो वर्किंग कैपिटल होता है वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। जैसे आपने एक किलो गोल्ड बाय किया तो 3800 रुपया आपका लग गया, फिर आपने सेल किया तो 3800 जिस कस्टमर का लिया उसका आप पे करोगे, बराबर। उसके बाद में अगर दिन में अपन 10 बार बाय सेल करते हैं तो अपना 10 बार बाय सेल का पैसा लगते जाएगा। परचेज किया तो उस पर अपने को पेड करना जाएगा। अगर समझो मेरा 100 किलो का सेल है और महीने का अगर 3 टन का सेल होता है तो मेरा 1 करोड़ रुपया मेरा टीसीएस जमा हो जाएगा। और अगर मैं साल का 10 लाख रुपया कमाता हूं और 90 लाख रुपया मुझे टीसीएस से लेना अगर आएगा तो इसका मतलब होगा कि मुझे 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। जब तक मेरा असेसमेंट क्लियर नहीं होता है तब तक मुझे मेरा रिफंड नहीं आएगा, और Yes. आएगा कि नहीं आएगा उसकी भी एक गारंटी नहीं है। तो इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम है। दूसरी चीज आ रही है कि कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर जब हम डिलीवरी देते हैं तो उसमें हम जब डिलीवरी देते हैं तब हमें बिल इश्यू नहीं करते हैं, पर टीसीएस के अंदर आपको पहले इश्यू करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दूसरी ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो टीसीएस का कैसे करेंगे। और थर्ड चीज जो बैंकिंग जो सिस्टम है वो जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि अगर आपने सीसी लिमिट एक बैंक से ली हुई है और अगर आपने सीसी एक बैंक से ली हुई है, आइदर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि आपने एसबीआई से लिमिट ली हुई है, सीसी, ओडी, एसबीएलसी और कुछ भी, एंड ऑफ द मंथ जब मंथ एंड होता है अगर आपके 10 अकाउंट के अंदर भी आपकी अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो सब पैसा आपका सीसी अकाउंट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक सबसे बड़ी ये भी प्रॉब्लम अभी आई है, जैसे आपके 10 बैंक में अकाउंट होंगे, अगर कहीं पे भी क्रेडिट है तो आपका जितने भी पैसे डिपॉजिट होंगे वो आपका सब सीसी अकाउंट जिसमें होगा, एसबीआई में है तो आपका सीधा ऑटोमेटिकली पैसा एंड ऑफ द मंथ आपका ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये बैंकों के लिए भी है कि फिर हम आपका अकाउंट क्यों रखें। तो यही बैंक का भी ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे बिजनेस करेंगे। तो ये 2-3 चीज के लिए हमने भार्गव भाई को, आप लोग जानते हो शायद, भार्गव भाई इज हमारे इंडस्ट्री का अगर मैं कहूँ भीष्म पितामह है, तो भार्गव भाई से अच्छा बेहतर आपको कोई भी सलाह नहीं दे सकता है। और भार्गव भाई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताएंगे, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे, पापनाथ जी भी है, आपको पूरी तरह से समझा देंगे कि अपने को कैसे करने का है। अगर टीसीएस आता है तो कैसे करने का है, और टीसीएस रोकने का है तो अपने को क्या क्या स्टेप लेना है। अगर इधर दिल्ली में जाके किसी को मिलना है या प्रेजेंटेशन देना है, कि ये बहुत ईजी नहीं है। अभी आप आज की डेट में अपने पास स्टाफ भी कम है, इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से अपने पास स्टाफ कम है, अपन उसको कैसे सरवाइव करेंगे। तो थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लोगों को अभी समझ के बाहर है। तो यही इसके लिए हमने वेबिनार रखा है। तो मैं आगे सुरेंद्र भाई को कहता हूं कि आगे की रूपरेखा आप देखिए कैसे करने का है। भार्गव भाई से भी, हीरालाल जी से भी, अनंत पद्मनाभन से भी पूछिए कि क्या अपने को आगे स्टेप लेना चाहिए। Now I request Anand Padmanabhan sir, Yes. please have your concern about TCS on bullion and jewelry. Jai Shri Ram. Very good afternoon to all my friends from the gem and jewelry industry. And thanks for giving me this opportunity to IJA. It's President Mr. Prithviraj Kothari, Secretary Surendra Mehta ji. I am representing GJC here, and our COA, Mr. Suresh Dur from Bangalore, is also with me. He is a bullion merchant and also a refiner. Along with him, I'm working with our consultant, Mr. Bhavin Mehta, how to take it forward and how to represent to the government. Whatever Mr. Prithviraj Kothari ji said, I am with him, because it's going to be a very tough job for all the bullion merchants across the country, and also the retailers. Every retailer, when he buys and when he sells, maybe his margin is little more, but still, as he says, again, a crore of rupees, if I'm doing a huge volume, like corporates who are selling in tons, even their money would be parked.
So everybody, we are going to get stuck, and whatever CC limits we are enjoying, a portion will go towards it, and it's going to be very tough. Whatever said and done, the government, before we come out of one problem, we are into another problem. That is what is happening. Already we are stuck with hallmarking. We have so many issues. But in spite of that, even before we could come out of it, now we are into TCS. Then the other way side is e-way bill. E-way bill is a big headache. Every time when there is a meeting, media gives a hype to it, whether it is GST council meeting, whether it is going to happen or not, we have to be on our toes. We have to see what has to be done, whom to be represented. Then the next day, it just goes off like it. Nothing is discussed about it, and we are back to square one. And then now again, there is a GST on the old ornaments, which is going to affect everybody. Every right from small jeweler to corporate people and even bullion people who buy old ornaments from their customers and all that, everybody is going to face these problems. My one suggestion would be if we can do a joint representation from IPJA and GJC, and also if everybody agree and even if our consultants wish for it, we can also do a joint press meet. We can call for the press to come, and then we can highlight in it so that it will be carried out in all the newspapers, and the government officials it would be waking up the government officials, because just like that, for them to have more work, not for more work. The purpose is, end of the day, I'll be saying, when the amount gets accumulated in the TCS and we are not able to get it back from them, at the end of the day, it will be under the table. Very unfortunate to say this. Whatever is spoken at the highest level, that is not happening when it comes to the table. So all this, to avoid and overcome this, we have to go against it and see what best can be done. Without damaging our reputation, we have to represent in all the ways possible. 360 degrees work has to be done. Only then government will take a back seat. Otherwise, the industry is going to suffer a lot in the coming days. Back to Surendra ji. Thank you, Padmanabhan sir. There are definitely बहुत सारे concern है, जैसे TCS का concern है, e-way bill का concern है, GST on old jewelry का concern है. ये सब तो concern हमारे important concern है. But हम लोग आज का जो meeting है वो more or less restrict रखेंगे TCS के ऊपर. And Padmanabhan sir, we will do the meeting regarding e-way bill and old GST also very soon, as per the convenient time of everyone. I can understand. I will now request Bhargav Bhai to take this subject forward. Bhargav Bhai, over to you. And if anybody wants to ask question, तो वो please या तो मुझे WhatsApp भेजे या इधर chat box में लिख देवे, तो मैं question भी पूछ लूँगा. भार्गव भाई जरा हिंदी में बताना, सबको पता चलेगा बराबर. अच्छा तो नीरव मेरे को बोलो हीरालाल जी, भले धीरे धीरे बताना, वाला नहीं, आराम से, पर भार्गव भाई हिंदी में ही बोलना. हीरालाल जी, आप स्टार्ट करना चाहेंगे कि मैं करूं? आप करो, मैं भी कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप पर भी जो हिंदी आपकी मेरे से काफी अच्छी है और आप मेरे से सीनियर भी है. आप कर दीजिए सर. ओके, थैंक यू सर. प्रणाम सबको. और सुरेंद्र भाई ने आज सुबह जैसे बताया कि वी हैव टू टॉक ऑन, हमको टीसीएस पे बात करनी है. जितना मैं समझ पाया हूँ कि टीसीएस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है कि आप उसको बिल में नहीं लिख सकते हो. बिल में नहीं लिख सकते हो. जब आपको वो 100 रुपया देगा तो ऊपर का टीसीएस आप उससे कैसे वसूल करोगे? आपको कोई भी आदमी आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देगा. जीएसटी जैसा नहीं है कि आपके बिल में आ गया है. बिल में आया है तो आपको पूरा पेमेंट आता है, लेकिन ये बिल के अलावा देना है, क्योंकि जो डेफिनेशन है गुड्स की डेफिनेशन में टैक्स इंक्लूसिव है. तो आपको जो टीसीएस काटना है वो टोटल बिल प्लस टैक्स वैल्यू पे काटना है. तो वो आपको, आपने समझो 100 रुपया प्लस जीएसटी का बिल लेके आपको 103 रुपए का आपने बिल रेस कर दिया. उसके बाद अगर आप उसको बोलो कि नहीं तू मेरे को उसके ऊपर भी टीसीएस का पेमेंट कर जो मैं तेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो आपको कोई पेमेंट नहीं करेगा. तो ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से सुरेंद्र भाई इसको बहुत जल्दी चेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये जब शुरू हो जाएगा तो ऊपर का जो टीसीएस हम काट रहे हैं वो हमको कोई पार्टी देगी नहीं. तो पार्टी अगर नहीं देगी तो हमको अपने घर से भरना पड़ेगा. और जैसे कोटक जी ने भी कहा ये मिलेगा हमको 2-3 साल बाद. तो वो श्योर सर, Can I interrupt? 1 minute. श्योर सर.
हिराल जी, अगर आपको लगे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। अभी क्या हुआ है और होने वाला है और आगे हमें क्या करना चाहिए। इमीडिएटली जो है टीसीएस जो है आपको पेमेंट आएगा उसमें से ही भरना है। अगर आप सेक्शन रीडिंग करेंगे, इट इज ऑन कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ दिस ईयर। यानी अगर मैंने बिल बनाया और कितना भी पैसा उसमें जोड़ा, अगर मुझे पेमेंट नहीं आया तो उसका नहीं आए लगेगा। ये एक थोड़ी रीडिंग करके, और हम लोग जितने भी, हीरालाल जी जितने भी हम लोग हैं, सब लोग यही स्टैंड एक बार क्लेरिफाई करें तो क्या रहेगा कि जो भी पार्टिसिपेंट्स है, डिपार्टमेंट है, वही रहेगा। इट इज वेरी क्लियर, इट इज ऑन। और इस जब भी टीसीएस लागू हुआ था तभी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आपने पढ़ा ही होगा हीरालाल जी, सुरेंद्र भाई, जिसमें बहुत क्लियरली था कि जो बेसिकली उस आइटम्स पे था जिसपे कैशलेस ही होता था, तो उस हिसाब से वो कलेक्शन बॉडी रहा है। तो और जैसे बॉर्डर कार में भी होता है, मेरे को जो पैसा मिल रहा है उस पे है। तो ये, और मुझे एक और लगता है कि मुझे ये हाथ नहीं करना है ज्यादा। आई थिंक वो बाद में दूसरे सब लोग अलग, एक ही मिनट लूंगा कि ज्यादा ले ले, कि इसमें मेरे कैपिटल ज्यादा ब्लॉक हो जाती है। तो वो टीसीएस का परसेंटेज कितना भी कम कर दे, ये एक पनिशमेंट लेवी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। अगर 0.07 से 0.01 करे, हम बोले कि हमारा कैपिटल तो, और अपना 0.001 करे तो भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेरा मेन पोजीशन है कि ये एक पर्पसफुल वर्क नहीं है, ये एक अनपर्पसफुल वर्क है और उससे कुछ जरूरी नहीं है। तो इसलिए मैं हर एक पॉइंट पे जब मैंने ये प्रेजेंटेशन किया है या बात की है, काफी ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, वो ये था कि मुझे ये नहीं चाहिए कि आप रेट कम कर दीजिए, मगर ये चाहिए कि ये रेट नहीं, B2B में इसकी कोई जरूरत नहीं है। B2C में जैसे हमारे लिए कार में है, जैसे पहले एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर पेन न बनाओ तो ज्वेलरी में उस सब जगह पे रहेगा। और ये 2 चीज लेने के बाद हम आगे चले तो कुछ अलग होगा। तो हीरालाल जी, इतना ही मैं अभी खाली कह रहा था कि खाली रिसीट पे रखते हैं। मैं वापस आपको हैंड ओवर करता हूँ। आपका क्या व्यू है उस पे? आपने सेक्शन शायद पढ़ा जब मैं बोल रहा था। सर, मैंने जो पढ़ा था, सॉरी सर, मैंने जो पढ़ा था उसमें कंसीडरेशन ऑफ सेल लिखा हुआ है। तो एक तो ये प्रॉब्लम आएगी सर कि कंसीडरेशन विल इंक्लूड योर टैक्स आल्सो, तो हम टीसीएस टैक्स पे भी भर पाएंगे। सुरेंद्र भाई, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। नहीं, अभी एक व्यू हम रखते हैं कि ये नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। आप दूसरा नहीं। ओके सर, ओके। तो दूसरा ये प्रॉब्लम सर इसमें आता है कि जो मैंने मान लीजिए 30 सितंबर के पहले बेच दिया और 1 अक्टूबर के बाद पेमेंट आ रहा है, तो वैसे भी हमारे यहाँ महीने जो नहीं लगेगा में महीना 2 महीना सर, उस पे नहीं लगेगा। इस आप सेक्शन को अगेन वेरी क्लियरली। भार्गव भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने कल किसी से पूछा था, उसने बोला अगर आपने माल बेचा है और उसका पेमेंट 1 अक्टूबर के बाद में आ रहा है तो उस पे भी आपको टीसीएस लगेगा। नहीं, वो अगर आपका वो भार्गव भाई, आपका वीडियो चालू करो भाई जरा। ओके, आई थिंक तो अभी आगे चलने दीजिए। भार्गव भाई, उसमें अगर आपने क्रेडिट पे माल बेचा है तो भी आपको टीसीएस भरना ही है 1 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि रिसीप्ट पे है सर। हाँ, रिसीप्ट पे है। जैसे आप रिसीप्ट पे आ गए, करेक्ट, थैंक यू हीरालाल जी, आप रिसीप्ट पे आ गए तो आज जब भी मैंने सेल किया उस पे नहीं लगेगा। मैं वही आपसे कहना चाहता था कि जैसे आप सेक्शन पढ़ रहे थे कि इट इज हु रिसीव्स द अमाउंट, एनी अमाउंट, तो रिसीप्ट पे रखते हैं। अगर जैसे हम कहेंगे कि रिसीप्ट पे है, हमारा जो पहले का पॉइंट था कि मुझे पेमेंट मिलेगा तभी कटेगा बिल में, मुझे अगर नहीं मिला तो मुझे नहीं पढ़ना है, वो आप खुद दोनों कंफर्म कर रहे थे। मैं खाली ये थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आर्ग्यू कर रहा था कि आई फुली एग्री हु रिसीव्स द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन। सर, इसलिए मैं ये कह रहा था कि अगर माल बेच दिया मान लिया 28-29 सितंबर को और पेमेंट आ रहा है 4 या 5 अक्टूबर को, इश्यू वहां था। तो 4 या 5 को पेमेंट आ रहा है तो वो 28 वाला तो मुझे ज्यादा पेमेंट देगा नहीं ना सर। नहीं, तो उसको रेशियो में आपको करना पड़ेगा, बाकी का बाकी रहेगा, तो वो आपको ज्यादा लेना ही पड़ेगा और रेशियो के हिसाब से पेमेंट भरे।
कि what will be the percentage of tax, what will be the percentage of sales value, what is the percentage of VAT to it, and then you do it. और भार्गव भाई एक जरा क्लैरिफिकेशन दीजिए कि टोटल बिल अमाउंट पे काटना है या जो मेरा गुड्स का वैल्यू उस पे काटना है? मैं आज भी ट्राई कर रहा, वही इंटरप्रेट कर रहा हूं कि गुड्स के अमाउंट पे सेल्स, मेरा जो सेल्स कंसिडरेशन है, जो मैं टैक्स ऑडिट में जिस तरह से लिखता हूं विदाउट जीएसटी, बिकॉज द वर्डिंग इज every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of any good. And normally हम लोग जो पहले एक्साइज में वो क्लैरिफिकेशन डालते थे, अपने जो बीसीए का व्यू था, मीन्स हम लोग इंस्टीट्यूट के व्यू से जाते हैं कि जीएसटी या ये टैक्स वी आर कलेक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड पेइंग. तो सुरेंद्र भाई इसमें एक आपको काम कंजर्वेटिव लेना है तो आप दूसरा ले सकते हो. सुरेंद्र भाई डेफिनेशन का जो गुड्स का डेफिनेशन है, अभी तक कोई आईटी एक्ट में डेफिनेशन नहीं है गुड्स का. तो अगर हम गुड्स का डेफिनेशन क्लियर करवा देते हैं तो भी मुझे लगता है काफी अपने को बेनिफिट हो जाएगा. मैं टैक्स ऑडिट के डेफिनेशन के हिसाब से जा रहा हूं जिसमें हम एक्सक्लूड करते थे. भार्गव भाई आप अभी हमको बताओ कि 1 अक्टूबर के बाद में हमको क्या करने का है, वो मेरे को बताओ. सबको वो बताइए कि 1 अक्टूबर के बाद में क्या होगा और कैसे लेने का है. सिंपल लॉ में क्या लिखा है, आप लोग बैठे बैठे पढ़ते रहना. ओके आई थिंक हमको सीधा सिंपल बताओ कि क्या होगा. हमारे समझ में नहीं आ रहा, धंधा करे या धंधा बंद कर दे, सिंपल बोलो हमको. नहीं, हम लोग एक ही चीज बोलते हैं कि कैसे धंधा करना चाहिए, फिर सब एक ही पेज पे बहुत इजी रहेगा. ये कह रहे हैं कि आप में से जो भी सबका 10 करोड़, ये साल जो नई कंपनी होगी उसको ये लागू नहीं पड़ता. जिसकी भी लास्ट ईयर 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर होगा उसको लागू पड़ता है, उसमें सभी लोग आ जाएंगे. फिर वो पार्टी का 50 लाख के अबव का टर्नओवर होगा तो वो आ जाते हैं. अगर हर साल नई कंपनी खोले तो क्या होगा, फिर नहीं लगेगा. आज जिस तरह से एक्ट है उस तरह से नहीं लगेगा, मगर वो अमेंड कर देंगे, डोंट वरी. अपने दोस्त लोग दिल्ली में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि वो बैकडेट कर लेंगे. तो जो भी पेमेंट अपने को मिलेगा आफ्टर द कट ऑफ डेट, अभी वो अक्टूबर होती है, नवंबर होती है, कि जो भी है, उसमें आपको टीसीएस का कलेक्शन देना है. यानी अगर आपको पैसा मिला तो उसको आपको रेशियो में डिवाइड करके आपको डाल देना है कि भाई ये इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है. तो वो इजी पड़ेगा, नहीं तो आप पागल हो जाओगे. और एक ही प्रॉब्लम रहेगा जो आप लोग को, सब में काफी लोग को होगा कि अनफिक्स में माल लिया है, उसका पेमेंट आया और फिर फिक्स किया, तभी आपको वापस पैसा देगा तो वापस कुछ मिलने वाला है नहीं गवर्नमेंट से, एंड आप कंसेशन दे भी नहीं सकते. वो एक अलग प्रॉब्लम है. तो कल से जो भी मीन्स 1 अक्टूबर का आया और पेमेंट आता है, उसमें वो कलेक्शन पे आपको उनको बोल के, लेटर लिख के उतना ज्यादा पैसा मंगाना पड़ेगा, या उनका रेशियो इतना कम करके आपके जेब से जाएगा और उतना पेमेंट आपका बाकी रहेगा. बिकॉज जेब से मीन्स जो पेमेंट आया था उसमें से ही एलोकेट करना पड़ेगा 0.07%, 0.075% अभी एज पर एक 0.1 है, वो एक्सटेंड नहीं 0.1 होगा तो वो चलेगा. पैन नंबर तो सबका होगा ऐसा ही मानता हूं. तो आगे चले. हिराल जी आप लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट. मैं टैक्स ऑडिट के हिसाब से जीएसटी नहीं कंसीडर कर रहा था. हाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने भी ऐसे पढ़ा ना, कंसीडरेशन ऑफ सेल है, कंसीडरेशन ऑफ सेल, तो जो डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स में है सर, उसमें पूरा इंक्लूड कर रहा है वो. तो और इनकम टैक्स में नहीं है सर. हाँ, सेल ऑफ गुड एक्ट में नहीं है. जीएसटी में जिस तरह से हमने टैक्स ऑडिट के लिए जिस तरह से चलते हैं इनकम टैक्स में, टर्नओवर जैसे गिनते हैं इस हिसाब से आगे चलते हैं. अभी 2 व्यूज है, हम आगे चलते हैं. आई हैव गॉन बाय द व्यू दैट जीएसटी इज नॉट टू बी इंक्लूडेड. नेट ऑफ टैक्स, या दैट इंटरप्रिटेशन सर उसके ऊपर है, और गवर्नमेंट तो इंटरप्रिटेशन वैसे भी अपने सहूलियत से हिसाब से ही करेगी. तो भार्गव भाई तो 1 मिनट, हाँ हिरालाल जी 1 मिनट. भार्गव भाई अगर हमने 1 किलो माल बेचा, उसका भाव है समझो 50,700 रुपए के भाव में हमने आज बेचा, बराबर. उसके ऊपर 0.075 टीसीएस का चेक हमको अलग से उसके मंगाना पड़ेगा. उससे अलग से मंगाना पड़ेगा, मगर वो हाफ पेमेंट करेगा तो हाफ टीसीएस ही भरना है. अभी मतलब मीन्स आज मैंने आपसे माल लिया और आपने मेरे पे थोड़ा
फेवर करके आपने बोला 50% पैसा अभी दे। नहीं नहीं नहीं, देने का अलग चीज है, हम बेचेंगे तो नहीं उससे नहीं नहीं, एक मिनट, टीसीएस आपको रिसीट पे बढ़ना है। अगर मैं 50,700 का आपने जब किया है, आप मेरे को इंटीमेशन दे दो। मैं ये वर्ड इंटीमेशन यूज कर रहा हूं बिकॉज ये जैसे हीरालाल जी ने समझाया कि बिल के बेसिस पे वो नहीं रहेगा, आपकी बुक्स पे तो भी एंट्री जो करने वाला अलग बात है। तो आप मेरे से 3,800 कुछ चिल्लर रुपये ज्यादा मांगेंगे, मगर वो अगर मैं उससे आपको 50% पेमेंट अभी करता हूं, जो भी अमाउंट होता होगा, तो उसमें टीसीएस अभी आपको मैं 1900 ही दूंगा। आप नहीं ऐसा नहीं, नहीं मैं कर सकते पेमेंट की बात नहीं करता, हम तो पहले आरटीजीएस लेते हैं भार्गव भाई, पहले आरटीजीएस के बाद की बात है। नहीं तो क्रेडिट की प्रॉब्लम पैसा अलग से तो मैं 3,800। क्रेडिट की डेबिट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर क्रेडिट डेबिट का तो क्वेश्चन बाद में आएगा, पहले मैं बोल रहा हूं कि जैसे मैंने आज 1 किलो माल बेचा, 50,700 में बेचा, तो 0.075 से उसको मैं कहूंगा कि आप 3,800 चिल्लर रुपए का चेक टीसीएस का अलग से लेके आना, बराबर? या वो साथ में भी ऐड करके दे सकते हैं, मगर इतना एक्स्ट्रा आपको पैसा लेना है, बराबर? नहीं, पर बिल में तो आपने बोला ना नहीं लिख सकते हैं। हाँ, मगर पेमेंट साथ में कर सकते हैं ना। ओके, बिल में अगर बिल में अगर भार्गव भाई एक कॉलम अगर बिल का कर दे तो क्या प्रॉब्लम आती है? नहीं नहीं नहीं, बिल में अगर वो बिल के मेन टेक्स्ट में नहीं आ सकता, आप एक अगर नोट के हिसाब से लिखेंगे तो चलेगा। नोट के हिसाब से चलेगा ना? नोट के हिसाब से चलेगा। ओके ओके ओके, हाँ। भार्गव भाई, मेरा भी ऐसा है कि इसका जो एक ना, जितने भी अपने सॉफ्टवेयर वाले हैं उनको ये कह दिया जाए कि भाई अगर ये 50 लाख के ऊपर का हम उसको ओके कर देते, तो एक नीचे कॉलम ही ऐड कर दे कि आपको टीसीएस इतना भरना है। भले वो आधा आधा दे, पेमेंट की अलग बात है, लेकिन टोटल वैल्यू उसको मिल जाएगी कि मुझे 3,700 भरना है। 1900 देवे नहीं देवे अलग बात है, लेकिन 3,700 उसको मालूम है कि मुझे भरना ही भरना है। तो ये सॉफ्टवेयर वालों को अगर सुरेंद्र भाई, बराबर है, नहीं वो सही बात है, क्योंकि अगर फेस ऑफ बिल में डाल देंगे तो फिर वो जीएसटी वाला चढ़ जाएगा, इसके ऊपर भी जीएसटी भरो। फेस ऑफ इसलिए वो नोट में डालेंगे, जैसे रिम्बर्समेंट बिल आता है ना अलग से आपका क्लियरिंग एजेंट का, ऐसे अलग से कुछ इंटीमेशन दे दे तो बेटर रहेगा। जैसे कोठारी जी, काफी हाँ। लोग क्लियरिंग इंपोर्ट क्लियरेंस करते होंगे, उनके पास उनके क्लियरिंग एजेंट का कैसा बिल आता है, एक अलग से रीइंबर्समेंट बिल आता है। ये एक्चुअली एज रीइंबर्समेंट जैसी चीज है, तो आपको वो इंटीमेशन में बहुत इजी पड़ेगा। मैं कोई छोटी चीज इंपोर्ट करता हूं तो कस्टम ड्यूटी का बिल भी वो इस तरह से मुझे भेजता है। और भार्गव भाई, हमको जो टीसीएस हमने कलेक्ट किया उसका हम लोग एवरी मंथ भरना पड़ेगा, बराबर? बराबर है, उसके नाम और उसका पैन कार्ड के साथ में भरना पड़ेगा, बराबर? बराबर। और फिर उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हाँ बराबर? हाँ, वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है तो आप ज्यादा आदमी को एम्प्लॉय करिए। हाँ, और अगर हमने परचेज किया है तो हमको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा कि भाई सर्टिफिकेट दो हमको, बराबर? जी हाँ, अभी 26 ईयर्स में भी दिखेगा, मगर पीछे करना पड़ेगा, और 26 ईयर्स को अपग्रेड करते हैं तो बेटर रहेगा। मगर वो एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है कि पीछे पड़ना पड़ेगा, मगर ये अननेसेसरी वर्क बहुत बढ़ेगा। और ऑनलाइन अभी अपने को कभी पता चलेगा कि अपने अकाउंट में इसने भर लिया है? वो कब पता चलेगा? एक वो रिटर्न भरेगा बाद में, यानी ऑलमोस्ट क्वार्टरली, 1 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। 4 महीने के बाद में पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में उसने भरा कि नहीं भरा है। हाँ, मीन्स बिकॉज वो मंथली वो हो जाता है सब भरना, मगर कुछ चीज लेट होती है। सुरेंद्र भाई, सब लिखते रहना आप जरा। हाँ हाँ हाँ। और ओके, तो सर ऐसा होगा कि 4 महीने बाद उसने नहीं भरा तो फिर वो अपने जिम्मे आएगा जैसा जीएसटी में आता है? नहीं, बिकॉज ये अपने को एडवांस टैक्स में एक एडजस्टमेंट होगा, जो टीडीएस गिनते हैं। इट इज नॉट लाइक नहीं बोल रहा हूँ, आपने मेरा टीसीएस काटा और आपने भरा ही नहीं, या मैंने इसे कलेक्ट करके मैंने जेब में डाल दिया, बिकॉज ये काटने की तो चीज है नहीं, हम लोग कलेक्शन ही बोल रहे हैं। हाँ, वही तो उसने जेब में डाल दिया तो अपने को प्रॉब्लम। और भार्गव भाई, डिले पेमेंट हुआ उसका क्या? अभी इंटरेस्ट पे अभी डिले पेमेंट हुआ और आपने उसको इनवॉइस में डाला, जैसे जीएसटी एक्ट में है, तो उस पे लगेगा। मगर प्रॉब्लम ये होगी कोठारी जी, आज आपने मुझे इनवॉइस अनफिक्स में दिया है जिसका भाव आपने 51 लगाया है, और कल 49 हुआ, तो वो 2,000 रुपये पे आपका, और मैंने पेमेंट भी कर दिया, बिकॉज विदाउट पेमेंट आप माल नहीं देंगे, मगर मुझे फैसिलिटी दे रहे हैं और पैसा वापस देंगे, तो मेरा टीसीएस ज्यादा जाएगा। बस पर वो अपन तो
लोग तो डेबिट क्रेडिट नोट देते हैं भार्गव भाई, फिर उसमें टीसीएस का तो क्वेश्चन कहाँ आता है? नहीं, वो आपने पहले ओरिजिनल इनवॉइस अगर बड़ा होगा, आप क्रेडिट हाँ नोट भूल ओके जाए, डेबिट नोट ऐड करते रहे। ओके ओके समझ गया मैं। ओके तो मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ कि भाई क्या क्या सिचुएशन है जब टीसीएस अप्लाई होता है। सबसे पहले जिसका भी जो भी सेलिंग पार्टी है, जो आदमी माल बेच रहा है, यदि उसका फाइनेंशियल ईयर 19-20 मतलब 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में यदि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए के ऊपर है तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। कब कलेक्ट करना है और कौन सी पार्टी से कलेक्ट करना है? उस पार्टी से कलेक्ट करना है जिस पार्टी का टर्नओवर 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में 1 अक्टूबर नहीं, उसका टर्नओवर यदि 50 लाख से ज्यादा हो गया है उस पार्टी के साथ, तो उसको कलेक्ट करना है। ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि यदि 50 लाख के, मान लीजिए किसी पार्टी का टर्नओवर 60 लाख ही हो रहा है, तो पहले 50 लाख पे कलेक्ट नहीं करना है, 50 लाख को छोड़ दीजिए, 50 लाख माइनस कर दीजिए, उसके बाद 10 लाख पे ही कलेक्शन कर। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीसीएस क्या बिल में जोड़ा जा सकता है? टीसीएस जैसे गाड़ियां जो बेचते हैं वो लोग हमेशा टीसीएस को बिल में जोड़ते हैं। वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी का अमाउंट लिखते हैं, फिर जीएसटी लिखते हैं और उसके बाद टीसीएस को ऐड करके आपको बिल देते हैं। इस बात के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि जीएसटी के ऊपर टीसीएस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मध्य प्रदेश इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, वो कहता है कि आएगा। और क्योंकि वर्ड कंसिडरेशन यूज किया हुआ है इसलिए मेरे मुताबिक जीएसटी आएगा। मैंने अभी 2-3 साल पहले एक नई गाड़ी खरीदी थी तो उन्होंने जीएसटी के ऊपर भी वसूल किया है टीसीएस। इसका मतलब वो क्लियर है कि जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसिडरेशन अगर कम आया, मतलब मान लीजिए पैसा हमको लेट, पैसा 50 लाख का बिल बनाया या 60 लाख का बिल बनाया, पैसा सिर्फ हमको 20 लाख ही आया तो 20 लाख पे ही भरना है। लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉसिबल होगा क्योंकि पैसे का हिसाब अलग चलेगा, बिल का हिसाब अलग चलेगा। तो ज्यादा करके सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि बिल टू बिल ही सब लोग कलेक्शन करें और उसको बिल टू बिल के हिसाब से ही भरें। ये बात बिल्कुल सही है कि महीने टू महीने हमको भरना है, महीने टू महीने टीसीएस का पेमेंट जो भी सेलर पार्टी है उसको बाहर से कलेक्ट करके भरना है। लेकिन वो टीसीएस के स्टेटमेंट में जो 26 एस इनकम टैक्स का स्टेटमेंट होता है उसमें वो दिखने में 3 से 4 महीना लगता है। तो 3 से 4 महीने तक आप सस्पेंस में रहोगे कि आपका टीसीएस सामने वाले ने भरा है कि नहीं भरा है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज डेफिनेटली है। जहां तक बिल के अंदर इसको ऐड करने की बात है, तो बिल के अंदर जो आज की तारीख में जिस जिस प्रोडक्ट पे टीसीएस लगता है तो वो लोग उसको बिल के अंदर ऐड करते हैं। लास्ट में एक कॉलम डालते हैं जिसको ऐड टीसीएस करके लिखते हैं। वो सिर्फ उनके रेफरेंस के लिए होता है, उससे बिलिंग का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो टीसीएस करके कलेक्ट करते हैं और उसका पेमेंट करते हैं। या तो आप उसको अलग से डेबिट नोट इश्यू करो, वो डेबिट नोट इश्यू करने का कोई सेंस नहीं है। आप उसको बिल के अंदर ही ग्रॉस अमाउंट लिखिए, उसके बाद में जीएसटी लिखिए और उसके बाद में टीसीएस लिखिए और टोटल अमाउंट लिखिए। जीएसटी के ऊपर टीसीएस आएगा, ये मेरा फर्म ओपिनियन है कि जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस आएगा, क्योंकि आप 15 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो वो 15,000 रुपया टीसीएस कलेक्ट करते हैं। वो लोग गाड़ी की जीएसटी वैल्यू, नॉन जीएसटी वैल्यू 12 लाख है तो 12,000 कलेक्ट नहीं करते, वो 15,000 ही कलेक्ट करते हैं। इसके लिए जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस पक्का आएगा। रहा ये सवाल कि कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर से जब हम माल खरीदते हैं तो हम पार्टी को पहले ही पेमेंट दे देते हैं, एक्सचेंज को पेमेंट दे देते हैं, और डिलीवरी छोड़ने वाली पार्टी जो सेलर पार्टी है वो डिलीवरी पहले ही कर देती है। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को जानती नहीं है। जब दोनों पार्टियां एक दूसरे को नहीं जानती है तो टीसीएस का व्यवहार कैसे होगा? क्योंकि हमने तो बिना टीसीएस के पेमेंट कर दिया एक्सचेंज को और उसने डिलीवरी छोड़ दिया, बाद में बायर ने टीसीएस सेलर को नहीं दिया तो क्या होगा? या सेलर ने टीसीएस ले लिया बायर से लेकिन भरा नहीं, क्योंकि
तो आपको पता ही नहीं है बायर कौन होगा। नॉर्मली आप बिजनेस करते हैं तो आपको मालूम रहता है कि सेलर कौन है, बायर कौन है। अब आपका कोई ऐसी पार्टी आपको मिल गई जो पार्टी मान लीजिए आसाम के अंदर है, जिसने माल बेचा है और डिलीवरी आपके पास आ गई और उसने टीसीएस भरा ही नहीं, तो आप तो इस चक्कर में पक्का आ गए कि ये टीसीएस का ये पैसा आपका चला गया। तो ये प्रॉब्लम है। और अगर आपने दिया नहीं तो भी प्रॉब्लम है कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, तो सामने वाला फंस गया। तो ये दोनों चीजें, इसके ऊपर आज ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने को ट्विटर के ऊपर इसका जवाब दिया है कि भाई हम लोग इस बात को फाइनेंस मिनिस्ट्री के आगे रख रहे हैं और इसका हम आपको क्लैरिफिकेशन जल्दी देंगे। तो ये स्टेटस अभी है। अभी किसी के भी कोई क्वेश्चन होवे तो हमारे पास कोठारी जी है, भार्गव भाई हैं, पद्मनाभन साहब है, भावना जी है, हम सब मिलके हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसको रेज करके एक कॉमन इसके ऊपर मेमोरेंडम बना के हम गवर्नमेंट को अभी भी दे सकते हैं। तो जिसके भी कोई क्वेश्चन हुए तो वो जरा अपने क्वेश्चन या तो चैट बॉक्स में लिखे या वो हाथ खड़ा करे तो पता चलेगा कि किसके किसके क्वेश्चन। बिपिन रायना जी लिख रहे हैं कि टीसीएस बिफोर जीएसटी लगेगा। एक्चुअली बिपिन जी आपकी बात से मैं भी सहमत तो हूं, लेकिन कानून बोलता है कि कंसीडरेशन पे लगता है। कंसीडरेशन ऑलवेज इंक्लूड जीएसटी अमाउंट। और आप दूसरी इंडस्ट्री में जहां पे टीसीएस लग रहा है वो टीसीएस जीएसटी के ऊपर भी लग रहा है। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ये मान के चलो कि जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस लगेगा, क्योंकि इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन कहीं पर भी नहीं है, इसलिए जीएसटी पे भी लगेगा ही टीसीएस। नहीं विपिन जी आप लिख रहे हैं कि यू गॉट एन ओपिनियन ऑल्सो। ओपिनियन वाला पैसा का फीस लेके निकल जाएगा, पेनल्टी इंटरेस्ट सब आपको आएगा भरने के लिए। ओपिनियन तो क्या है, ओपिनियन देने में तो क्या इश्यू, ओपिनियन देने वाले की जवाबदारी थोड़ी है। और कोई भाई साहब जिनको कोई सवाल पूछना हो टीसीएस के बारे में। अच्छा कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि 50 लाख का टर्नओवर 1 अप्रैल 2020 से गिनना है कि 1 अक्टूबर से गिनना है। 1 अप्रैल 2020 से 50 लाख का टर्नओवर गिनना है। 1 अप्रैल से गिनना है, 1 अक्टूबर से नहीं गिनना। जब आप 50 लाख के टर्नओवर की काउंटिंग करते हैं किसी भी पार्टी का, मान लीजिए आपका 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में उसका टर्नओवर ऑलरेडी 50 लाख हो गया है या 60 लाख हो गया है, तो आपको 1 अक्टूबर से जो नया बिल बनेगा उस पर टीसीएस काटना है। लेकिन मान लीजिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसका टर्नओवर 40 लाख के हुआ है, तो आपको अक्टूबर के महीने में 10 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। 10 लाख के ऊपर के टर्नओवर पे आपको टीसीएस कलेक्ट करना। जो भी कुछ पूछ रहे थे। Yes. हाँ जी Sir, when the act is coming effective from 1st October, I feel any sale before that should not come into the effect, because the law it does not apply for the previous sales. No, Okay. no. The law is applicable from 1st April 2020. Only the date of implementation was deferred due to pandemic. है ना? No, sir. No, sir. Whatever it is applicable. Is whether it is even it is announced, it is applicable from 1st October means it does not mean that then I should pay for the earlier even in April sales. I don't think so, sir. Logically, it should not be there, because they're telling from October means it should be. It is including the turnover from financial year. It is not saying turnover after 1st of October. No, I'm not talking of turnover. I'm talking of the applicability of the law. Correct, but applicability of law is from 1st October. But when you are counting 50 lakhs rupees turnover, it is from 1st of April 2020. That's 50 lakhs is fine. I am not talking of the TCS payment on the sale. Okay, if I sold in the example on 20th September, and if I receive on 5th October payment, doesn't mean I should pay on that. TCS will apply in case money is received. Any money is received after 1st of October, TCS will apply. And you have to calculate whether 50 lakh it has exceeded 50 lakhs or not. So it will apply. Okay, sir. Thank you.
जैसे आपने बताया 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, बराबर है? हाँ, अभी 1 अप्रैल 2020 से आज तक मींस 30 सितंबर तक आप समझिए कि 1 अक्टूबर से ये कायदा लागू होने जा रहा है। इस बीच में, इस दरमियान अगर 10 करोड़ का ऑलरेडी टर्नओवर हो चुका है, उस 10 करोड़ का क्या 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स ओके अग्रीड, बट इस दरमियान जो 10 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है उसका क्या होगा? नहीं, उस पे टीसीएस नहीं लगेगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए कि आपको पहला 50 लाख का एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं कि आप 1 अप्रैल से गिनो कैलकुलेशन। बराबर बराबर, दैट मीन्स फ्रॉम 1 अक्टूबर इट इज स्ट्रेट टीसीएस इज एप्लीकेबल provided you already exceeded your 50 lakhs rupees turnover from 1st April 2020 to 30th September 2020. Right. So that means example, what is say example, if I sold 10 crores worth before September and the payment comes in October, do you mean to say I should pay TCS on all the 10 crores? Yes, yeah. You will have to pay. You will have to pay. Not on 10 crores. For those you have to pay on 9 crore 50 lakhs rupees. 9 crore 50 lakhs पे आपको TCS देना है. That's okay. 9 crore is okay. That means if I not receive the payment, I should pay it. Yes. If his turnover exceeds 50 lakhs. No, I'm not saying तो हो गया ना सर, टर्नओवर तो एक्सीड, ये बोल ही रहे, टर्नओवर एक्सीड हो गया। पार्टी का अगर 50 लाख से ज्यादा होगा तो ही भरना है। हाँ तो हो गया, 10 करोड़ हो चुका है तो है। हीरालाल जी आप वापस समझिए, 10 करोड़ के टर्नओवर की लिमिट फाइनेंशियल ईयर 1920 की और वो सेलर की लिमिट है, बायर की लिमिट है इस साल की 50 लाख की। No, sir, there is a confusion. What no, sir, understood. एक समझिए, जैसे जिनका माल उधार जाता है, जिनका पेमेंट 1-2 महीने बाद आता है, आज 30 सितंबर तक मेरी आउटस्टैंडिंग एक पार्टी के पास 1 करोड़ रुपया है। उस सेल तो मेरा सितंबर का है, लेकिन पेमेंट अक्टूबर में आया, तो उस अक्टूबर में अगर आया तो उस 1 करोड़ पे टीसीएस लग जाएगा। ओके। और कोई भाई साहब जिनको कोई सवाल है, जो इस इश्यू को लेके हमें गवर्नमेंट से कुछ और बात करनी हो तो वो बताइए। मतलब जिनका जो आउटस्टैंडिंग है 30 सितंबर तक, उनको सबको जीरो करना पड़ेगा, नहीं तो उस अमाउंट पे सबको टीसीएस लगेगा। बिल्कुल लगेगा, सही बात है हरीश भाई, सही बोल रहे। सर मेरा एक वो घर से ही जाएगा पैसा। हाँ ललवानी साहब बोलिए। ये होलसेल ज्वेलरी वालों को भी एप्लीकेबल है ना सर? सबको है, सबको एप्लीकेबल है, नॉट ओनली बुलियन ना? ये खाली बुलियन वालों को नहीं, ज्वेलरी वालों को भी एप्लीकेबल है, कपड़े वालों को भी एप्लीकेबल है, ओके, चांदी वालों को भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट ये जो लोग एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं उनको भी एप्लीकेबल है, कहीं पर एग्जेम्पशन नहीं है एग्रीकल्चर वालों को। आपको क्या लगता है ये कृषि बिल वो तो बहुत बड़ा इशू खड़ा ही है अभी। एक्सचेंज के अलावा एक ऑनलाइन का भी बहुत बड़ा ये इशू रहेगा, सेम काइंड ऑफ इशू जो ऑनलाइन बेस्ड है। ऑनलाइन जो बेचते हैं ना, तो उसमें 50 लाख होगा नहीं, इसलिए इतना बड़ा इशू नहीं है। वो एक पार्टी से 50 लाख होगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा ना आपका किसी से हुआ कि नहीं हुआ। वो तो आपको ध्यान रखना है। अभी आप कितने पार्टियों के रिकॉर्ड्स रखोगे कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है, कौन आज ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, वो तो रखना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं। इसलिए सितंबर महीने का जो अमाउंट रहेगा उसमें हमें टीसीएस सब पे कलेक्ट करना पड़ेगा अक्टूबर में। तो वो कलेक्शन हम जब करेंगे तो हमको कुछ किस तरह से वो पार्टियों से वापस पैसा लेना है, तो किस तरह से लेंगे हम, उनको क्या देना पड़ेगा? डेबिट नोट बनाओ, आपको उनको डेबिट नोट बना के देना पड़ेगा कि ये टीसीएस 1 अक्टूबर से लागू हो गया है
आपने क्योंकि हमको पेमेंट नहीं दिया है इसलिए टीसीएस आप हमको दो और आपको ये से लेके उन पार्टी के अकाउंट में भरना पड़ेगा। तो ये इंटीमेशन अभी हमको सबको देना पड़ेगा जो जिनके बैलेंस है। बिल्कुल, अगर ये कोई भी पार्टी बिल्कुल जिनका इस साल 50 लाख के ऊपर टर्नओवर बढ़ गया है आपका ऑलरेडी, उनको आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। और जतिन भाई आप कुछ पूछ रहे थे, जतिन भाई। हाँ सुरेंद्र जी, अगर आप लोग रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो तो डू यू थिंक वी शुड रेकमेंड द गवर्नमेंट कि इसको रिसीट बेस्ड मत करो, इनवॉइस बेस्ड करो। इनवॉइस पे प्रिंट करने दो, इनवॉइस पे लिखने दो, और हम कलेक्ट, जैसा इनवॉइस बनाते हैं ऐसा हम कलेक्ट करेंगे पार्टी के पास से। अगर गुड्स रिटर्न भी होता है तो भी इनवॉइस बनाएंगे सेल्स रिटर्न का और उसको रिवर्स करेंगे। तो यस आई थिंक दिस इज अ फेयर थिंग कि हमें ये करना चाहिए कि भाई इसको इनवॉइस बेस्ड रखो, रिसीट बेस्ड मत। हाँ, इनवॉइस बेस्ड रखो। हाँ भार्गव जी जतिन भाई और सुरेंद्र भाई, हमें ये रखना ही नहीं है B2B में, B2C में रखिए। हमारा इंटरनल थिंकिंग तो वही रखिए कि दे एडिशनल पेपर वर्क क्यों करना है। नहीं अप्रिशिएट, पैसा क्या है? नहीं भार्गव भाई, दैट इज योर फर्स्ट एंड अप्रिशिएट। फॉल बैक प्लान वो पास नहीं हुआ तो ये सेकंड प्लान में तैयार रखो, ऐसा बोलता हूँ आपको। नहीं, सेकंड प्लान में क्या होगा कि आपको बेड डेट्स पे भी आएगा, तो वो जीएसटी की तरह, बिकॉज वो इट विल नॉट स्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। आई थिंक मैं सुरेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं उनको जो टीसीएस के टाइप में सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट दिया था जब फार्म प्रोडक्ट पे ये वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन वाज अपहेल्ड, वो शेयर करे। सुरेंद्र भाई, इन केस यू कैन नॉट राइट फाइंड, आई विल फॉरवर्ड इट, आप जरा फॉरवर्ड कर देना सबको, तो क्या इट विल बी वेरी इजी फॉर द एंटायर ग्रुप रिप्रेजेंटिंग and some of the youngs here representing what will be the why and what way we can take, because there's a proper judgment by apex court on this subject. और कोई भाई साहब किसी को कुछ पूछना है? ये सिद्ध करके भाई किसी ने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना है भाई साहब? Anybody else who wants to ask something and who feels that it can be represented in a much better way, तो आप हमको बताइए। सुरेश भाई, can I speak? या बोलो सुरेश भाई। हाँ, the TCS rate is not 0.75%. That is up to 31st March. After that, it will be 0.1%. Correct. That is one thing. And they have issued one press release that is 30th May 2020. They have reduced the TCS by 25%. So once the percentage becomes 0.75%, the reason for reduction is to keep more money in the hands of the public or industry and Vyapari, so they can carry on. They don't face this problem. Here we are paying more money than what we are earning. They have reduced the TCS 0.25%. So that should also be considered. नहीं, वो तो आपकी बात सही है। हाँ, बिल्कुल राइट। सर मुझे एक बात, सुरेंद्र जी एक बात ये थी, अभी हम जिस चीज के लिए बात कर रहे थे ना, वहां पे एक मेरे पास इस तरह का रिव्यू आया हुआ है कि मैं आपको पहले उसका जो सिचुएशन आपको साथ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसके बाद उसका आंसर भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें इस तरह से बोला है, सिचुएशन इस तरह दिया होगा, सेल इज कंप्लीटेड बिफोर 1st October 2020, debtor is standing in books as on 30th September and amount received on and after 1st October. तो रिप्लाई इस तरह का उसका दिया हुआ है कि since the provision are applicable from 1st October 2020 and for the sales which were completed as up to 30th September, provision would not be applicable. Accordingly, TCS is not required to be collected on trade receivable of goods standing in books as on 30th September 2020. जो भी आपने बोला उसके साथ थोड़ा सा नहीं, पूरा अलग है। पूरा ही अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, सितंबर में आउटस्टैंडिंग पड़ा है हमारे, क्योंकि वो कंसीडरेशन के ऊपर टीसीएस है। तो अगर आपको 1 अक्टूबर के बाद पेमेंट आ रहा है तो आपको टीसीएस अप्लाई होगा। सुरेंद्र भाई, ये पूरा रिसीट पे है। इज नॉट ऑन द बिल रेज्ड, दिस इज ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट। If date of receipt is after 1st October, it's applicable. Yes. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर महीने कलेक्शन करो, ध्यान रखो कौन सी पार्टी का 50 के ऊपर हो गया टर्नओवर,
फिर हर महीने उसका रिटर्न भरो, हर महीने पेमेंट करो, फिर उसका रिटर्न भरो, फिर सामने वाली पार्टियों को TDS का सर्टिफिकेट दो, फिर उनको 3-3, 4-4 महीने बाद पता चलेगा। भाई अगर गवर्नमेंट को मान लीजिए टैक्स ही चाहिए तो GST 3% है, वो 3.075 कर दो भाई, ये क्यों झंझट हमारे गले में ना। एक और पॉइंट सुरेंद्र पे ध्यान में आया है कि इवन जैसे मान लिया आपने बिल रेज नहीं किया और एडवांस आ गया तो भी आपको वहाँ TCS लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, पैसा रिसिप्ट के ऊपर है। हाँ वही मैं एक क्वेश्चन और यही था, जैसे कि अगर मैंने किसी को पेमेंट सितंबर में कर रखा है और मेरे पास माल सारे अक्टूबर में आएंगे अभी, तो उनका उसके अंदर उसका क्या स्टेटस होगा? तो भी लगेगा, उसमें नहीं आपने लगेगा। पेमेंट सितंबर में कर दिया ऑलरेडी, पेमेंट मैंने सितंबर में किया है, माल अक्टूबर में आएगा अभी। हाँ तो नहीं लगेगा, रिवर्स तो नहीं होगा तो लगेगा उसके लगेगा, अंदर, तो नहीं लगेगा। अच्छा उसका रिवर्ट होगा तो होगा, रिवर्स होगा तो लगेगा। बिल्कुल। एक्चुअली मुझे लगता है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इसमें बहुत ज्यादा है। ये TCS अपना जो एक बिल 50-50 लाख के ऊपर होने वाले हैं, तो वो जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वो बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है सुरेंद्र भाई गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। अपना है शायद डायमंड में भी यही प्रॉब्लम आएगा। तो ये दो जो बड़ी इंडस्ट्री जहाँ बड़े बड़े बिल्स बन रहे हैं, एक किलो ही बड़ा हो जाता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है कि भाई फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री लिमिट कैन बी रेज्ड। अच्छा, कैन आई जस्ट इंटरप्ट बिकॉज हीरालाल जी आपने डायमंड की बात की, तो जब हम डायमंड में देखते हैं तो पेमेंट ज्यादातर लेट आते हैं, तो उस हिसाब से वो एडवांस और कंसिडरेशन हम अलग कर रहे हैं। और डॉलर बिल्स भी काफी बनते हैं, जैसे डायमंड डॉलर बिल। इवन किसी ज्वेलर ने डायमंड डॉलर में बना के जो माल बेच रहे हैं, तो उसका एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि we will continue to use the customs exchange rate on it with our realization on that day what exchange rate to use. So for people who are also dealing in diamond and using diamond dollar account, वो एक additional work आ गया है कि जैसे GST आप apply करते हो at custom rate on the date of sale, you will have to continue doing that even for consideration, even when you get the money, because it can be less or more, it will be a dispute. So because you will receive in dollars only, you can receive it in dollars in domestic, and since it is domestic लगेगा, और SEZ is not exempt. Hiral ji and Surinder, I think you would have seen this. SEZ is not export; it is deemed export. So SEZ sales also will be covered. So if anybody is selling to SEZ, you may have exemption of GST. All other things will not be there, but TCS will be there. थोड़ा सा डिफर है। हर्षद भाई अजमेर, आपको कुछ पूछना है, बताइए। हर्षद भाई आपका माइक बंद है। हर्षद भाई सुने नहीं है। और कोई किसी को कोई सवाल? हाँ नमस्कार जी। हाँ बोलो हर्षद भाई। बुलियन डीलर का जो प्रॉफिट 2000 रुपया है और गवर्नमेंट उसको अभी बोल रही है कि आप उसको 3800 रुपया और आगे चल के 5200 रुपया जमा करिए, तो इस तरह करने से तो उसका साल भर में 20% उसका कैपिटल ही गवर्नमेंट का घर में चला जाएगा। और 2000 का प्रॉफिट के अंदर में उसका इनकम टैक्स होता है 600 रुपया और गवर्नमेंट 3800 रुपया मांग रही है, तो ये कितना लीगली है? उसको लीगली कैसे फाइट किया जा सके? नहीं, इसीलिए अपन रिप्रेजेंटेशन, जब भी मैंने कल एक लेटर सबको भेजा है उसमें ये पूरा मेंशन किया है कि हमारा प्रॉफिट इतना % है, उस पे टैक्स इतना % होता है। जैसे आपने बोला 2000 रुपया, तो 2000 पे 30% टैक्स है, तो मतलब मुझे 600 रुपया टैक्स लगता है, लेकिन मुझे 3800 रुपया मेरा TCS जा 1 किलो पे, बराबर है ना? तो मुझे 3200 रुपया रिफंड लेना पड़ेगा। यही बात अपन ने कल जो लेटर मैंने भेजा सबको सर्कुलेट किया, उसमें वही बात लिखी गई है कि भाई तो आप ये मतलब ये अनजस्टिफाइबल है, इसके लिए आप इसको कंसीडर। उनको ये भी लेटर के अंदर लिखा है मैंने कि भाई बुलियन इंटरनेशनल प्राइस पे सेल होता है, बुलियन कोई
कॉस्ट और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कि भाई 2% जोड़ दिया, 4% जोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं है। कल $70 गिर गया था तो सबने लॉस में बेचा होगा। तो उस पे आप टीसीएस कैसे कलेक्ट करें? वो ऑलरेडी मैंने उस लेटर में सब मेंशन किया। जॉइंटली आप लोग दोनों एसोसिएशन यदि जॉइंटली प्रेस में बतावे ये चीज के लिए तो इसको ज्यादा हाईलाइट हो, क्योंकि 7 दिन ही बचा है, 10 दिन बचा है, तो बुलियन डीलर तो मेरे ख्याल से काम ही कर नहीं पाएगा, सबको काम अपना बंद करना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल राइट है। हमने खादियों में सब ज्वेलर्स को 50 लाख ज्वेलर्स को, कारीगर को रॉ मटेरियल पहुंचाता है, यदि वही सप्लाई बंद कर देगा तो काम ही करना मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री का। तो ये सीरियस मैटर है, इसका ऊपर में आप लोग दोनों बड़े एसोसिएशन को इसमें सोचना चाहिए, सोच के गवर्नमेंट के साथ में बात करके इसका हल निकालना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। यस डेफिनेटली। और सुरेंद्र जी, ये गवर्नमेंट की मंशा क्या है एक्चुअली टीसीएस को एप्लीकेबल करने की? व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड इट? उनको बेसिक कलेक्शन ज्यादा चाहिए और कुछ नहीं, टैक्स का कलेक्शन चाहिए और क्या। आप सोचो ऑल ओवर इंडिया में आप खाली आप बुलियन और ये मत गिनिए ना, आप हर चीज गिनिए तो कितना सेल परचेज होता है। तो यानी कि ये सिर्फ ज्वेलरी पे नहीं है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने भी 50 लाख के ऊपर जो भी करेगा उसको टीसीएस लगेगा। यस वो तो सबके कोई भी प्रोडक्ट हो, एवरी कोई भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट हो, तो कोई भी प्रोडक्ट हो। ओके, तो जैसे पेट्रोल पंप वाला एचपीसीएल बीपीसीएल से पेट्रोल खरीदता है तो उसको भी लगेगा। सर अभी मेरा कहना यह है कि ऑलरेडी हम लोग ज्वेलरी फर्टिलिटी इतनी सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ये चीज अपने पे एप्लीकेबल होगी तो इसमें और भी तकलीफ हमें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि एंट्रीज में मारामारी हो जाएगी। ये एंट्रीज में इतनी मारामारी हो जाएगी कि पता नहीं चलेगा हमको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ से कलेक्ट करना है, क्या करना है, बहुत परेशानी हो जाएगी। ऑलरेडी हम लोग बहुत बीइंग अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो कमोडिटी है वो बहुत हाई वैल्यू होने के वजह से भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं और एक ध्यान दिलाना चाहूंगा, जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था सर, उस समय भी पहले शुरू में जो एडवांस अगर पेमेंट आता है तो उस पर भी जीएसटी लागू किया था, लेकिन शायद पहले या दूसरे महीने में उसको फिर चेंज कर दिया गया। सुरेंद्र सर आप म्यूट है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए सुरेंद्र सर। चेंजेस तो होते ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी अपना फर्स्ट बैटल तो ये होना चाहिए कि हमें टीसीएस चाहिए ही नहीं, बिल्कुल, और ये हमारा फर्स्ट होना चाहिए। जो सेकंड है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा डालो तो B2C पे डाल दो, B2B पे मत डालो। तो ये सेकंड अपना ऑप्शन होना चाहिए, और थर्ड ऑप्शन में फिर ये सब दूसरी चीजें आती है। तो अगर हम पहले ऑप्शन के बारे में बात करें कि भाई क्योंकि हमारी आइटम कॉस्टली आइटम है, हमारा तो एक ही बिल 50 लाख का हो जाता है, तो आप हमको एग्जाम करो, हमें ये बात पे ज्यादा जोर देना। कॉस्टली है और हमारा जो मार्जिन है ना वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं चलता है। हाँ, मैंने इसीलिए वो लेटर में लिखा है, मैंने कल सब देखिए मैंने जो लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया। सर हाँ बोलिए सर, अगर सपोज 1 किलो का बिल अगर मैं आज किसी को इशू करता हूँ अराउंड 50 lakhs और आफ्टर अ मंथ टीसीएस लागू होने के बाद में, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग अ पेमेंट फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी, आई रिसीव अ गोल्ड बैक, वो वापस मेरे नाम का 1 किलो का बिल इशू कर देता है। सो टीसीएस आएगा इसमें या बिल्कुल नहीं आएगा? 100% आएगा। वो गुड्स रिटर्न करेगा तो नहीं आएगा, नहीं तो आएगा। गुड्स रिटर्न कर रहा है ना सर, पेमेंट का तो हो ही नहीं रहा है। आपने बोला आपको मैंने 1 किलो आज देना बेचा, चाहिए। मेरे पास क्रेडिट पे मैंने 1 किलो उसको बेचा है, आफ्टर 1 मंथ उसने 1 किलो मेरे को वापस भेज दिया। अभी अपनी इंडस्ट्री में कैसा होता है, वो सेम माल रिटर्न आना चाहिए। मेटल आ रही है तो सर सेम माल रिटर्न नहीं आया ना, मेटल आ गया इन द सेंस क्योंकि आपने पैसे को एडजस्ट कर दिया। कंसीडरेशन का मतलब खाली पैसा आना नहीं होता है, कंसीडरेशन का मतलब अकाउंट एडजस्ट करना भी होता है। मतलब दोनों को पेमेंट घुमाना पड़ेगा।
पेमेंट ना हम भी घुमाओ तो टीसीएस भर दो। दोनों टीसीएस भरेंगे ना सर, ऐसा हो सकता है दोनों टीसीएस हो, हम वो अपने हाँ। परचेस पे, हम अपने परचेस पे डाल रहे हैं, वो हम वो उसके वो अपने परचेस पे टीसीएस डाल रहा है, बराबर ना? यस यस यस। एक सर मान लीजिए आपने किसी को 1 करोड़ का माल बेच दिया, अभी उसके पास पेमेंट नहीं है, तो आपने उसके बदले में उसका घर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो आपको टीसीएस तो भरना पड़ेगा ना। आप बोलोगे कि भाई मैं टीसीएस कैसे भरूं, तो भरना ही है। नहीं सर, घर नहीं, सिर्फ मेटल, उसको इनवॉइस से मेटल हमको भेज रहे हैं। सपोज कि मैंने उसको 1 किलो गोल्ड का माल भेजा है और उसके सामने वो मुझे 1 किलो मेटल इश्यू कर रहे हैं, इनवॉइस यानी बार्टर वाला हो गया, तो दोनों टीसीएस भर के निकल सकते हैं, बराबर? उसमें कोई आप प्रूव कर दो कि वो सेम मेटल है, आप प्रूव करो कि वो नहीं, मेटल सेम नहीं है सर, हम ऑर्नामेंट्स भेज रहे हैं, ऑर्नामेंट्स के सामने हमको मेटल भेज तो लगेगा टीसीएस। दोनों में लगा देंगे ना, दोनों, वो अपना सेल में लगाएंगे, हम अपने सेल में लगाएंगे, बराबर? हाँ कोठारी सर एक दूसरी बात है, सपोज कि कोई भी पार्टी है, आज हमने उनको माल बेचा है और टीसीएस हमने उसके इनवॉइस में भी चार्ज कर दिया और उनको हमने चार्ज कर दिया है, बराबर? लेकिन जब पार्टी हमको माल रिटर्न भेज रही है 2 या 3 महीने के बाद, तो वो रिवाइज होगा टीसीएस की, क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे? नहीं, अगर वो रिटर्न भेज रही है तो उतना टीसीएस रिवर्स होना चाहिए, लेकिन एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। और रिवर्स भी कर नहीं पाएंगे ना हम कुछ, उसको टीसीएस का अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, बराबर ना? मतलब आप उसको माल बेचो, वो आपको बेचे, तो सामने सामने भी एडजस्ट नहीं होगा, फिर आपने उससे कलेक्ट किया, वो आपसे कलेक्ट करे, बस यही तरीका। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कुल मिला के रोज हैरान किया। नहीं वो तो सर वैसे वो तो दिमाग घुमाने वाली बात। कोठारी जी आप कुछ बोलो। मेरे हिसाब से भार्गव भाई इसको रुकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। भार्गव भाई जी बंदी करूँ ना, भार्गव भाई नहीं है क्या? भाई वीडियो तो चालू करो। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कोठारी जी और सुरेंद्र भाई ने कहा, अपने को B2B में तो उससे रुकाना ही पड़ेगा। और B2C में 50 लाख कहाँ होता है भार्गव भाई? B2C से 50 लाख का किसी का टर्नओवर कहाँ होता है B2C में? B2C में छोड़ देते कि रहने दो। B2C में अगर आज मैंने ज्वेलरी खरीदी, मैं आपके पास कुछ शादी के लिए किसी के लिए करने आया और आपसे 1 किलो सोना लिया, तो वो भरना पड़ेगा। इसीलिए हमारा यही अप्रोच होना चाहिए कि भाई, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगा, गवर्नमेंट ने हर एक आइटम पे, कार पे, काफी चीज पे लगा दिया है, तो उसमें ये एक इश्यू आएगा। इसलिए B2B में निकाल देंगे, B2C में एक बार रह गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सुरेंद्र ने बोला कि B2C लेटेस्ट डिपेंड, B2B में निकल जाएगा। कोई स्ट्रांगली फील B2B में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि B2B में सारे ट्रांजैक्शन अपने ऑन द रिकॉर्ड है, जीएसटी के थ्रू भी है, और उसमें कोई टैक्स इवेड नहीं होता है। हाँ, और जीएसटी में हिसाब से देयर इज इनफ ट्रैकिंग, तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ये अननेसेसरी पेपर वर्क है, इट्स अ एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी फॉर एवरीबॉडी। सुरेंद्र जी, इस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो बताइए बस। सबसे इसका आंदोलन कर सकते हैं या हमें एक ज्वेलर को लेटर भेजना पड़ेगा। मैंने लेटर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है, एसोसिएशन लेटर भेजे, ज्वेलर खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेटर भेजे। लेटर का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के सर्कुलेट कल ही किया है, चाहिए तो मैं वापस सर्कुलेट करता हूँ। और मैक्सिमम ट्वीट करो। हमारे को आज भी इनकम टैक्स ने ट्विटर पे रिप्लाई दिया है, तो आप ट्विटर का महत्व समझो। अभी ये लोग मिलने नहीं दे रहे, हम मिल तो पहले ही लिए थे। 3 मार्च को हम ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर से मिल लिए थे, तभी उन्होंने हमको कहा था कि इसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं, तो वो तो हो गया। लेकिन अगर हम ये करेंगे, क्योंकि जब मैंने ट्वीट किया तो आज भी सिर्फ हम बोलते हैं हमारे पास 3 लाख ज्वेलर है, 30 आदमी ने सिर्फ रीट्वीट किया, तो कैसे होगा? ट्विटर अकाउंट का ये अकाउंट क्या है इनकम टैक्स का सुरेंद्र जी? नहीं, हमने ट्वीट किया, इब्जा ने ट्वीट किया है, जीजेफ भी ट्वीट कर दे, और सब लोग मिलकर रीट्वीट करो उसको, क्या सुरेंद्र भाई इब्जा, बीजेसी और किसी डायमंड एसोसिएशन को भी पकड़ो, उनको भी ट्वीट करने दो, डायमंड वालों को भी ट्वीट करने दो, सबको ट्वीट करने दो सर। अपनी तो धुलती नहीं है, दूसरे की कहाँ धोएंगे यार? नहीं तो सर इसको आपको यू हैव टू मेक दिस लार्जर देन लाइफ सिनेरियो। हाँ जतिन भाई, सबसे बात कर लेंगे सर, अपन तो ट्वीट कर दो। 3 लाख ज्वेलर सब लोग बोलते हैं, 30 आदमी ट्वीट नहीं करते, रीट्वीट नहीं करते, कैसे होगा? अभी मिलने तो देते नहीं। आपके पास रास्ता क्या है? या तो चिट्ठी भेजो या मिलो, या ट्विटर पे डालो। तो ट्विटर का अकाउंट क्या है इनकम, ट्विटर का अकाउंट क्या है इनकम टैक्स का?
अरे भाई हमने ट्विटर पे इब्जा का ट्विटर अकाउंट है, इब्जा के उस पे जाके खाली रीट्वीट करना है और क्या करना है। डन, ओके ओके। इतना तो करो सब जन। भाई साहब अगर कायदा बनाते तो आप ऑपोजिशन के उनको मिलने को बोलना चाहिए ना पहला बात। पहले मिल के आए ना, 3 मार्च 2020 को मिल के आए, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया। आज तो कोई किसी को अलाउड ही नहीं अंदर जाना। आज वो मिल रहे हैं क्या? किसी को भी नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया ना, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। वरना तो हम लोग मिलते ही है ना। 3 मार्च को हम मिले थे तो एक्सटेंड भी हुआ। अभी क्या करेंगे? Which email? उतारे जी कंक्लूड करेंगे इसको। अभी मेरे ख्याल से सब जितना भी है। Whatever just now I have sent a mail half minute back. You must have received now. Just check. भार्गव भाई, सुरेंद्र भाई आपका एक ईमेल आईडी इनको भेज दीजिए। अगर कुछ भी है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा या आपका नंबर भेज दीजिए। यस यस यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आनंद पद्मनाभन जी, कोठारी जी, भार्गव भाई, हीराचंद जी, वापना जी और आप सभी लोगों का वेरी नाइस इनपुट। और हम लोग जीजे सब मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग ईमेल भेजिए, मैं लेटर वापस शेयर करता हूँ। और ट्विटर को रीट्वीट कीजिए। आज की तारीख में ट्विटर के सिवाय कोई साधन नहीं है हमारे पास। और कोई साधन नहीं है। सिर्फ बटन दबाना है, सिर्फ वहाँ उंगली दबानी है रीट्वीट पे, और कुछ नहीं करना है। ट्विटर पे देखो, हमको इनकम टैक्स का रिप्लाई भी आया, बाकी किसी को कहीं से रिप्लाई भी नहीं आया। सुरेंद्र भाई, इट्स अ मोर इफेक्ट ऑन बुलियन बिजनेस। सुरेंद्र भाई, बुलियन ज्वेलरी सबके ऊपर है। नहीं है, सब पे है, पर ज्वेलरी तो उतने ये लोग टैक्स भरते हैं, इनका जीपी और इतना ज्यादा रहता है एनपी, पर बुलियन का ही खाली सबसे नैरो रहता है। अरे कोठारी जी, फिर भी अगर मान लीजिए 1000-2000 लोगों ने भी रिट्वीट कर दिया ना, उनको थोड़ी मालूम है कौन बुलियन नहीं, वो ठीक है, उसकी नहीं, मैं तो जस्ट सोच रहा था ऐसा। बिल्कुल सही बात है, वो आपकी बात बिल्कुल सही। हाँ। लेकिन अभी क्या है, जैसे ज्वेलरी में भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अपने मार्केट के अंदर ही एक मैन्युफैक्चरर है, रोज का 40 किलो का माल खरीदता है। रोज 40 किलो माल बेचता है तो 40 किलो खरीदता भी होगा, तो रोज का उसका कितना रुपया टीसीएस गया? नहीं, पर फिर भी उनका सुरेंद्र भाई, उनका टैक्स स्लैब ज्यादा है। वो ठीक है, इनका अगर जाता है तो इनका तो एडवांस टैक्स भरने की फिर जरूरत नहीं ना, आप समझे नहीं? वो बराबर है, लेकिन पैसा तो उनका फिर एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं कि हमारा इतना ऑलरेडी चला गया है। उनको तो सिर्फ रिसिप्ट देना है कि मेरा इतना पैसा पेड हो गया अभी तक। वो ये बात सही है। नहीं सुरेंद्र भाई, कल वो टैक्स का रेट घटा दे तो भी हमको चाहिए नहीं। इट इज अ एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। आप ये मत समझिए कि मेरे को पैसा रुक रहा है। अगर 0.07 से 0.001 करे देन आल्सो इट इज एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। एग्जैक्टली, ये पॉइंट आप सबसे बड़ा बात है पेपर वर्क। इट्स रियली क्यूटिंग मोर ऑफ पेपर वर्क। हम पेपर वर्क कितना बढ़ जाएगा इसके अंदर, मेन बात तो वो है। और सुरेंद्र भाई, मेरा एक ऐसा सोचना है कि जैसे ये अपना लेते हैं ना सेस, एजुकेशन टैक्स, सुरेंद्र भाई इंपोर्ट पे जैसा लेते हैं ना सेस, ऐसा 10 पैसा ऐड करा देना कुछ भी करके, ऐसा कर दो फिर 0.10, ताकि एक झंझट खत्म, झंझट नहीं हो जाए। ऐसा कुछ भी उनको रास्ता दिखाओ भाई, 0.10 हम ये देते हैं या 0.10 फॉर पेंडेमिक, ऐसा करके। ठीक है, ये भी एक गुड सजेशन, वेरी नाइस। As per section 145A, GST is collected on goods plus TCS will be collected on the value of goods plus GST. हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, 145A बोल ही रहा हूँ। As per section 145A, valuation of purchase and sales of goods and services. हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ, जीएसटी पे भी कलेक्ट होगा। हाँ, तो हो गया ना बात, वो तो पहले से आ ही रहा है उसके अंदर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे आप बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आनंद, थैंक यू पद्मनाभन सर, भार्गव भाई, थैंक यू हीरालाल जी, थैंक यू सुरेंद्र जी, कोटल जी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।
है।